Hello everyone, myself बबली राजपूत. वेलकम बैक टू गणेशशाला यूट्यूब चैनल. सो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 18 है उसको कंप्लीट करेंगे. इसका जो पार्ट 1 है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू 9 कवर किए हैं, दैट इज ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड, सो यू कैन चेक इट आउट. So, question number 10. Amit buys few gram of gold at the polls as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? So, इसको ध्यान से समझना है. क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था. देखिए, ये हमारी अर्थ है. ठीक है, अर्थ कैसी होती? इलिप्टिकल शेप. इलिप्टिकल मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ ओवल शेप, अंडाकार. ठीक है, इट्स नॉट स्फेरिकल, इट्स इलिप्टिकल. इलिप्टिकल मतलब अंडाकार. ओके, तो अगर आप इसका ये सेंटर मान लो, ठीक है, ये पॉइंट अगर आप सेंटर मान रहे हो, राइट, और ये आपने मान लिया, ये क्या होती है? ये वाली चीज होती है, यहाँ पे हम बोलते हैं पोल्स, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज इक्वेटर, राइट. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो इक्वेटर को ज्वाइन कर जाएगी. ठीक है, सेंटर है, दिस वन इज सेंटर, एंड ये आपकी लाइन है वो इक्वेटर के लिए, एंड दिस लाइन इज योर फॉर पोल्स. सो इसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, है ना. अगर ये सेंटर है और अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो रेडियस ही तो हो गया ना, और इक्वेटर से सिंस ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया. ठीक है, वैसे इस लाइन को हमने पोल्स से ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया रेडियस ऑफ पोल्स. अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसमें से कौन सा रेडियस बड़ा है? रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है या रेडियस ऑफ पोल इक्वेटर से बड़ा है? कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे मैम दिस इज वेरी सिंपल, हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसकी लाइन बड़ी है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होगा देन रेडियस ऑफ पोल्स. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यू हैव टू यूज योर माइंड. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी या मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ प्लैनेट के बीच का. ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट के बीच का रिलेशन मैंने बताया था, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आप ना इसको कैपिटल ही आर कर लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. एक बार हम इनको कैपिटल में लिख लेते हैं. ठीक है, मतलब वही है, रेडियस की बात कर रहे हैं, बट हम इसे कैपिटल में लिखेंगे तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा. ठीक है, एक ही सीक्वेंस बना के चलते हैं. ओके, राइट राइट. तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है कि जो ग्रेविटी होता है, ठीक है, ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की वो किस पे डिपेंड करती है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस प्लैनेट के रेडियस की, राइट. मतलब जितना ज्यादा बड़ा प्लैनेट होगा, बड़ा प्लैनेट मतलब उसका रेडियस उतना ज्यादा. सिंपल सी चीज है. ये क्या होगा? छोटा सा प्लैनेट हो गया मतलब रेडियस छोटा हो गया. ये बड़ा प्लैनेट हो गया तो इसका रेडियस भी क्या है? बड़ा है. तो रेडियस अगर ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है. तो रेडियस अगर बढ़ेगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू, वो कम होगी. क्या मतलब है जी की वैल्यू कम होगी? मतलब उस बॉडी, उस प्लैनेट पे पाई जाने वाली बॉडी या उस जगह पे पाई जाने वाली बॉडी, सब पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी कम लगेगी. ठीक है, वो भी कम लगेगा. अल्टीमेटली उसका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और वेट दोनों बराबर होते हैं ना, राइट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी प्लेस का रेडियस है वो, या किसी प्लैनेट का रेडियस है वो कम है, तो उसमें जी की वैल्यू, क्योंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. अगर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट. अगर हम इन सबको हटा भी दें तो आपको सिंपल से मैं और समझाती हूँ. वेट का फॉर्मूला mg होता है. ठीक है, तो वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ग्रेविटी अगर कम हो रही तो वेट भी क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड. एक अमित नाम का लड़का है, उसने क्या किया? उसने गोल्ड खरीदा. ठीक है, और उसके फ्रेंड ने बोला कि मेरे लिए कुछ गोल्ड ले आओ. ठीक है, और वो पोल्स पे रहता है. अमित कहाँ रहता है? पोल्स पे रहता है, राइट. ही हैंड ओवर द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर. मतलब अमित अभी तो पोल्स पे था, फिर पोल्स पे चल के वो कहाँ पर आ गया? वो इक्वेटर पे आ गया. और उसने क्या कहा? उसने जो गोल्ड खरीदा था पोल्स पे, वो उसने अपने दोस्त को इक्वेटर पे जाके दिया. ध्यान देना, इसमें इसमें दो चीजों का जिक्र हो रहा है. एक तो वेट का जिक्र कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं प्लेस का जिक्र. उसने खरीदा कहाँ पे था? उसने खरीदा था पोल्स पे. ठीक है, और उसने बेचा कहाँ पे जाके, या कहाँ अपने फ्रेंड को हैंड ओवर किया? इक्वेटर पे. अच्छा, यहां से आपको ये समझ में आता है रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है और रेडियस पोल का कम है. तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू का रिलेशन निकालें, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम.
ठीक है, मतलब रेडियस एट इक्वेटर इज लेस देन रेडियस एट, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यही रिलेशन हमें यूज करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मान लो अगर इसने कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदा, मान लो 100 ग्राम गोल्ड खरीदा इसने, ठीक है, पोल्स पे। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे इसने वजन दिखाया गोल्ड का 100 ग्राम, लेकिन जैसे वो इक्वेटर पे पहुंचा वहां पे क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एक्सेलरेशन, अच्छा जहां मैं ग्रेविटी बोल रही हूँ उसका मतलब जी है, ठीक है, बार बार निकल जाता है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आई एम टॉकिंग अबाउट, बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो इक्वेटर पे जाके क्या हो जाएगा, 100 ग्राम जो वेट लिया है उसका वेट 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। तो उसका फ्रेंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसने खरीदा क्या था, कहाँ था, पोल्स पे खरीदा था, जहां पे वेट उसका ज्यादा था। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो पोल्स पे है वो ज्यादा थी, लेकिन जब वो उसको इक्वेटर पे लेके आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन, आप इसको रीड कर सकते हो, सेम थिंग इज बीइंग रिटन। Question number 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें G, स्मॉल जी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G तो कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M होता है वो मास ऑफ प्लैनेट होता है, R होता है दैट इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस ऑफ द प्लैनेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये दो रिलेशन निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये तभी वैलिड है, ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब बॉडी है वो वहां पे एटमॉस्फेयर ना हो, ऐसी जगह बॉडी प्लेस्ड हो जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम हो। ठीक है, सो इससे ये हमें समझ में आता है कि उस प्लेनेट पे जितनी भी बॉडीज होंगी, मान लो एक बॉडी उसका वजन 100 kg है और एक बॉडी का वजन 1 kg है, तो उनपे सेम अमाउंट ऑफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लगेगी, और सारी की सारी बॉडी क्या करेंगी, एट द सेम टाइम सरफेस पे फॉल करेंगी, बशर्ते इसके कि वहां पे कोई और फोर्स ना लग रहा हो, एयर रेजिस्टेंस ना लग रहा हो, मतलब ना तो वहां पे कोई हवा प्रेजेंट हो। ठीक है, वैक्यूम मान सकते हो आप, स्पेस मान सकते हो, स्पेस, अगर स्पेस में कोई दो बॉडीज को छोड़ो, ठीक है, भले उनका मास कैसा भी हो, एक 1000 kg की मान लो और एक मान लो आप 100 ग्राम की, दोनों एट द सेम टाइम पे ही क्या करेंगी, सरफेस पे रीच करेंगी, सारी बॉडीज पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड करता, वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये अर्थ की बात कर रहे हैं और हमें पता है अर्थ पे क्या है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, गैसेस प्रेजेंट है, राइट। सो आप अगर मान लो एक हाइट पे खड़े हो और आपने यहाँ से एक पन्ना फेंका, पेपर फेंका, और आपने एक पेपर, ऐसे नहीं हम लोग फोल्ड कर देते थे पहले, एक दूसरे के मारते थे क्लास में, है ना, ये फाइट वगैरह खेलते थे, फिर टीचर आ जाता था, फिर डांट पड़ती थी। तो ये आपका एक ओपन पेपर है, आपने एक ओपन पेपर इसको ऊपर से फेंका, सेम टाइम पे आपने दोनों को रिलीज किया, और एक ये बॉल टाइप का आपने फॉर्म कर लिया और दोनों को नीचे की तरफ फेंका। तो अब मुझे बताओ, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, आप बोलोगे यस मैम, तो ये क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ठीक है, अब मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ आपको, या यहाँ पे मैंने बनाया डायग्राम, यस यू कैन सी दिस। तो ये देखो, जैसे ये हमारा पेपर है, और यहाँ पे मान लो एयर के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाएंगे। तो सिंस इसने ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रखी है, तो इस पे क्या करेंगे, ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे। यहाँ मान लो एक ये रहा, दो ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, ऐसे मान लो 6 मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे। वैसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मान लो 6 मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाए। लेकिन ये क्या, ये हमारा स्फेयर बन गया है, ठीक है, ये हमने क्रम्बल्ड कर दिया, बॉल बना दिया इसको। तो इस पे तो मान लो कितने लग रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6 लग रहे थे और इस पे मान लो 3 या 2 लग रहे हैं। तो यहाँ पे कम एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा एयर, यहाँ पे सिंस इसने सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखी है, तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको मोशन करने में, मतलब डाउनवर्ड मोशन करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इट टेक्स टाइम टू रीच एट द ग्राउंड। भले ही दोनों को हमने सेम टाइम पे नीचे छोड़ा, पर ध्यान रखना हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखे क्वेश्चन सॉल्व करना कि पूछा क्या गया आपसे। So a sheet of paper has a larger surface area than the paper which is crumbled into a ball.
Now, surface area covered by the sheet of a paper is more than the surface area crumbled wall. Hence, when a sheet of paper falls, it will face more air resistance. जो हमारी जो शीट है ना, ओपन शीट, उसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे. यहाँ देखो, यहाँ मैंने तीन दिखा दिए, यहाँ पे दो लग रहे हैं, ठीक है. एंड विच इज अल्टीमेटली डिक्रीज दी स्पीड. उसकी स्पीड डिक्रीज कर देगा, जो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको खींच रही थी, ठीक है. स्पीड इसकी डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इसको टाइम लगेगा जमीन पे आने में. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको रिलेशन आना चाहिए. एक रिलेशन मैंने लिखवाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होता है, 1/6 टाइम द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसके मुझे लगता है हम 2 क्वेश्चन तो इंटेक्स से एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं. एक रिलेशन सॉल्व प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन था, और एक देखो एनसीईआरटी में भी आ गया. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है. उल्टा मत लिख के आ जाना, ये मत कर देना, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये मत करना, ठीक है. राइट. कैसे याद रखना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अगर मून पे ले जाएंगे तो ऑफकोर्स उसका वेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. अर्थ पे क्या है, प्रॉपर एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे एयर नहीं प्रेजेंट है, तो वहां तो वेट कम होगा, ठीक है. राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो वेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. कितने टाइम रिड्यूस हो जाता है, 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन किया ये, लेकिन घबराना नहीं हमें. क्या दे रखा है इन्होंने, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स. कुछ नहीं कह रहे हैं, यही रिलेशन की बात कर रहे हैं. हमें पता है ना, फोर्स है वो वेट के बराबर होता है, ठीक है. वी नो दैट. यहाँ पे ये दे रखा है हमें, बट फोर्स और वेट के बराबर है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है. व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ. एक ऑब्जेक्ट का वजन दे रखा है 10 kg, मास दे रखा है 10 kg, और आपको वेट बताना है, उसका वेट आपको बताना है मून पे कितना होगा एंड अर्थ पे कितना होगा, ठीक है. सो आप क्या करोगे, आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, या पहले आप अर्थ पे वेट कैलकुलेट कर सकते हो. वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला में पता है, mg. ये अर्थ पे ही लगेगा आपका, ठीक है. राइट. क्योंकि ग्रेविटी हमें अर्थ की पता है, और मून की अगर बात करोगे तो मून पे तो ग्रेविटी होती नहीं है, ठीक है. सो इसको मून पे मत लगा देना. राइट. 9.8 या 10 जिसकी भी हम बात करते हैं ग्रेविटी की, वो अर्थ की ग्रेविटी होती है. तो W इज इक्वल टू mg कहाँ पे वैलिड होगा, अर्थ पे. राइट. सो यहाँ पे हम रख देंगे m की वैल्यू 10, और g की वैल्यू आपकी मर्जी, इसमें नहीं दे रखा, तो आप 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो. तो अर्थ पे उस बॉडी का वेट आ गया कितना, 100 न्यूटन. राइट. अब ये वाला रिलेशन निकालो आप, ठीक है. एंड इससे आपका आंसर आ जाएगा 16.67 अप्रॉक्स न्यूटन. तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट रिलेशन ये नहीं आता आपको, तो आप नहीं कर पाते. Question number 13. A ball is thrown vertically upward with velocity of 49 meter per second. आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट विच इट राइजेस एंड टोटल टाइम टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस. अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, डुअल मोशन हो रहा है. एक तो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे जाएगी, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी, और फिर नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है. सो डुअल मोशन हो रहा है. राइट. सो ये मैंने डायग्राम बनाया. मैंने बोला था हमेशा इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको 0 लेनी है, ठीक है. अब डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट है फाइनल. तो सिंस बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका है, तो ये वाला फाइनल पॉइंट हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0. इनिशियल आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, एंड हाइट आपको निकालनी है. जी यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, -10 ले लो या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपकी मर्जी है, ठीक, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है. सो मैक्सिमम हाइट सबसे पहले आपको निकालना. आप कोई भी क्वेश्चन यूज कर लो जिस पे भी वैलिड हो, जो भी क्वांटिटीज आपको दे रखी हो, अगर वो फिट बैठ रही तो आप कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हो. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. वी की जगह 0 रख देना आपको. यू आपका 49 है एंड 2gh मैंने 9, अच्छा 9.8 ले लिया मैंने. जी नेगेटिव साइन रखना मत भूलना, वरना हाइट आपकी नेगेटिव आ जाएगी, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है. क्वेश्चन देख लिया करो, कभी भी आपकी हाइट है वो नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी आपका जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं होगा. वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, दैट कुड बी नेगेटिव, पॉसिबल है. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, बट आपका टाइम और हाइट, टाइम कैसे नेगेटिव हो सकता है, कभी सोचा है, सुना है कभी टाइम नेगेटिव हो गया ना, नहीं हो सकता ना. हाइट और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो मे बी साइन कन्वेंशन में आपने गलती कर दी है, ठीक है. ये भी तरीका होता है क्वेश्चन को सही करने का. तो इसको आप सॉल्व कर लोगे और हाइट आपकी आ जाएगी 122.5 मीटर. ओके. दूसरा टोटल टाइम पूछा गया, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हम लगाएंगे. v हमारा 0 है, u आपका है 49, आपका u आ गया था, ठीक है. u वॉज गिवन 49 एंड 9.8 इंटू टी, तो t आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 5 सेकेंड्स, ठीक है. सो ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14.
A stone is released from the top of the tower, यहाँ से हमने रिलीज कर दिया इसको। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पूछा गया इन्होंने। हाइट दे रखी है टावर की आपको 19.6। कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब v आपको निकालना है। तो मैंने बोला था इस वाले पॉइंट की आपको वेलोसिटी 0 लेनी है, तो u आपका 0 हो जाएगा। सिंपल सब चीजें दे रखी, इक्वेशन लगानी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप g की वैल्यू 9.8 रखोगे ना तो आपका सही आंसर आ जाएगा, तब शायद आपका 14 आएगा सिर्फ। आप स्क्वायर रूट करके अच्छे से बाहर निकाल लोगे। तो आपकी मर्जी, आप 10 भी रख सकते हो, अगर नहीं गिवन है तो आप कोई भी रख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड टेकिंग g। अच्छा, g इसमें दे रखा है तो आपको यही लेनी है वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहां तक तो आप कर लोगे मैक्सिमम हाइट, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जहां पे बता दिया वहीं पे अटक जाओगे। देखो इसको कैसे करेंगे। ये आपको सिनेरियो दे रखा है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0, मतलब ये फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमने स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। जी आप पॉजिटिव नहीं लोगे, इसको थोड़ा सही करना, आपको जी को पॉजिटिव नहीं लेना, नेगेटिव लेना, यहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन हो रहा है, राइट। तो सही कर लेना इस चीज को। यू आपको 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, वी आपको 0 दे रखा है, जी आपको लेना है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको सही सही लिख लो, ये 70 लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एच आपको निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट तो आप आसानी से निकाल लोगे, फॉर्मूले में रख के 80 मीटर आ गया। अब जो नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं वो देखते हैं। तो नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ स्टोन व्हेन इट्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर गया होगा, ठीक है, और फिर ऊपर के बाद नीचे भी आएगा, तो दैट इज मतलब एक पूरा कंप्लीट मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर गया, ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से मोशन, फिर इस पॉइंट पे रुका होगा कुछ टाइम के लिए, फिर वो नीचे आया होगा। तो ये कंप्लीट मोशन की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, सिंपल है, आपका जो भी मोशन हुआ है उसमें जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको प्लस कर दो। तो यहाँ डिस्टेंस किसका रिप्रेजेंटेशन है, हाइट का। जब मैंने इक्वेशन आपको कराई थी ना, तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम ए ही लिख देते हैं अगर वहां पे s लिख रहे हैं तो मैंने बताया था s की जगह आप h लिख देते हो। जब हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं तब हम s लिखते हैं एंड वर्टिकल में h। तो मतलब क्या है यहाँ पे, यही तो समझ में आया ना, डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्लेस कर रहे हैं, हाइट को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो हाइट अपवर्ड में भी 80 रही होगी और डाउनवर्ड में भी 80, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रिड्यूस हो गई होगी, ठीक है। किसी बिल्डिंग से आप फेंक रहे हो किसी चीज को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हाइट तो वही रहनी बिल्डिंग की, ठीक है। सो 80 प्लस 80 160 मीटर, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्टक करते हैं, गलत करके आते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपको उसका डिफरेंस निकालना होता है इनिशियल। तो शुरुआत यहाँ से की थी, यहीं से तो मोशन शुरू हुआ एंड वापस लौट के यहीं पे आ रहा है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब भी ओवरलैप करते हैं तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आपका 0 आता है, ठीक है। तो दैट इज 80 माइनस 80, दैट इज 0 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है ये। आपको मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ध्यान रखना गलती कहाँ करोगे आप, आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर में नहीं करनी गलती। आर लिखे आ जाते हैं बच्चे बस, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर भी है, ठीक है। और कभी कभी सिर्फ इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका नहीं करते हैं। तो 10 का स्क्वायर भी करना है आपको, मतलब 10 की पावर 11 का स्क्वायर, दैट इज 11 प्लस 11, 10 की पावर 22। ये करके आना है ठीक से, इसमें गलती नहीं करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं कि नहीं भैया ये तो सिंपल है हम कर लेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक गलतियां होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 17, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। From the ground with a velocity of 25 meter per second, calculate when and where the two stones will meet। देखते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने दोनों अलग अलग आपको डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, राइट। तो देखते हैं हम क्या है। देखो ये पहला जो केस है वो ये है कि अच्छा दोनों ना एक साथ हो रहे हैं, ये वाला मोशन और ये वाला मोशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। पहले वाले मोशन में ये हो रहा है कि ये ए डैश टू बी डैश मैंने माना है, तो ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे हमने बी डैश से ए डैश की तरफ किसी बॉडी को मूव कराया, एट द सेम टाइम ए टू बी भी बॉडी हमने मूव कराई, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान से सुना दोबारा, किसी ऑब्जेक्ट को बी डैश टू ए डैश हम नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर से नीचे इसको फेंका। एट द सेम टाइम ये जो दूसरा वाला डायग्राम है, दिस वन,
यहाँ से भी हमने क्या किया, एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ रिलीज किया। ये दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब एक साथ हमने किया ये सब, ठीक है। सो इस केस में मैंने बोला था इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको 0 लेनी है, तो सिंस ऊपर से नीचे बॉडी जा रही है तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज 0, और इस केस में ये आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि 0 है, ठीक है। और आपको ये वाली वेलोसिटी आपको नहीं गिवन है, ये वाली वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जी का ध्यान रखना। अच्छा, हाइट भी तो सेम ही रहेगी ना, बिल्डिंग सेम है तो हाइट भी सेम, यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर, सेम बिल्डिंग पे हो रहा है। मान लो एक ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, और हमने क्या किया, ऊपर से नीचे एक बॉडी फेंकी और सेम टाइम पे हमने नीचे से ऊपर एक बॉडी फेंकी। सेम बिल्डिंग पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखती तो आपको थोड़ा समझ नहीं आता, ठीक है, कंजेस्टेड हो जाता बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैंने अलग लिख दिया इसको। बट मोशन सेम टाइम पे हो रहा है सेम बिल्डिंग पे, तो अगर इसकी हाइट 100 मीटर है तो इसकी भी 100 मीटर है। जी का ध्यान रखना, यहाँ पे अलोंग द ग्रेविटी काम हो रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ बॉडी मूव करी तो जी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ऑलराइट, सो हमें आई थिंक दो चीजें निकालनी है शायद, एक तो टाइम निकालना है और आपको एक वो पॉइंट निकालना है जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराएंगी। सिंस सेम बिल्डिंग पे काम हो रहा है, सेम बिल्डिंग से एक बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं और एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक पॉइंट तो आएगा ना जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, हम बोलेंगे एक दूसरे से मिलेंगी, है ना। मान लो कि आपका एक दोस्त है, यहाँ पे अभी क्वारंटीन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। मान लो आपने कहा चलो अप्रैल में पेपर होने के बाद हम मिलेंगे, ठीक है, तो आपने स्पॉट बताए कि यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे या इस ढाबे पे मिलेंगे, ठीक है, या इस पॉइंट पे मिलेंगे, आपका फेवरेट पॉइंट। तो आपका घर मान लो यहाँ पे है, उसका घर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो आप यहाँ से निकले, वो यहाँ से निकला, तो एक पॉइंट आएगा ना, आप दोनों मिलोगे, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, ये चीज हमें निकालनी है कि दोनों के दोनों जो स्टोन्स हैं, बॉडीज जो आपने फेंकी हैं, ठीक है, एक को ऊपर से नीचे फेंका है, एक को नीचे से ऊपर फेंका है, ये कौन से पॉइंट पे मिलेंगी, उस टाइम बिल्डिंग की हाइट क्या रही होगी जब ये दोनों मिल रही होंगी, ठीक है। सो लेट द स्टोन मीट एट हाइट x, हम मान लेते हैं एक x हाइट पे ये दोनों मिल रहे हैं, एंड टाइम t, उस टाइम समय t रहा होगा और हाइट x रही होगी, ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पे मिल रहे हैं, उस टाइम हाइट बिल्डिंग की x है और टाइम t है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट स्टोन फॉलिंग डाउनवर्ड, इस स्टोन की बात कर रहे हैं जो कि डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है आपका h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है ना। तो h की जगह हमने h माना है ना, हाइट को हमने क्या माना है, हाइट को हमने x मान लिया, तो h की जगह हमने x रख दिया, राइट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनना। h की जगह हमने x रख दिया, इज इक्वल टू u1t, ठीक है, u1 हमने ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को u1 से रिप्रेजेंट किया, t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, t को आपको t1 मत ले लेना इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, राइट। एक ही समय पे तो मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि ये जो हमारा ये वाले ऑब्जेक्ट का बात कर लो, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो कभी और मिलेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट कभी और नहीं, दोनों ही तो मिल रहे हैं, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, हाइट भी दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना सेकंड के लिए हमने क्या किया, 100 माइनस एक्स लिया। आप बोलोगे 100 माइनस एक्स क्यों ले लिया मैम, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लिया हमने x, मान लो ये x है, ऊपर से हमने हाइट नापी, ठीक है, तो x डिस्टेंस पे या x हाइट पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या हाइट हो जाएगी, ये जो दूसरा स्टोन आ रहा है या दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, उसके लिए हाइट क्या हो जाएगी। अगर ये पूरी हाइट 100 है तो 100 में से हम x घटा दें तो ये आ नहीं जाएगा हमारे पास आंसर। 100 में से क्या किया हमने, पूरे में से इतना घटा दिया, तो इतना ही तो बचेगा ना, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 100 माइनस एक्स क्यों लिया। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, मतलब x और मतलब ये जो हमारे है ना, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड आई थिंक बोलते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे एक साथ और राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा x, फिर प्लस लगाना है आपको, 100 माइनस एक्स, ये वाला जोड़ना है आपको, इक्वल लगाना है बीच में, फिर आप 5t स्क्वायर लिखोगे, दैट इज रिटन हियर, फिर आप लिखोगे प्लस और ये वाला जो भी है वो लिख दोगे यहाँ पे। तो ये माइनस 5t स्क्वायर प्लस टी 5 स्क्वायर ये कट जाएगा एक दूसरे से, और हमारा t है वो 4 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे मिल रहे होंगे एट x हाइट। अब हाइट कितनी है वो हम देखते हैं, राइट। सो आप अभी मैं प्रीवियस स्लाइड नहीं कर सकती हूँ, इसमें फंक्शन नहीं है एक्चुअली, पीपीटी जब बनाते हैं तब।
तो आपके पास एक इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपके पास x इज इक्वल टू 5t²। या आप सेकंड इक्वेशन कोई भी यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी तो आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करो। तो t की जो वैल्यू आई थी ना आपके पास, वो यहाँ पे रख दो आप। तो x इज इक्वल टू 80 मीटर। अब ध्यान रखना, ये जो हमने x 80 लिया है ना, वो क्या था, हमने x ऊपर से लिया था ना, ठीक है, अबव द हाइट। क्या मतलब है इसका, ऊपर से नाप रहे हैं हम। और अगर हम नीचे की बात करें, नीचे से कितने पॉइंट पे मिलेंगे, अगर हम ऊपर की बात करें तो 80 मीटर पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड सरफेस की बात करें तो कितनी हाइट पे दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, 20 मीटर पे। 20 मीटर पे क्यों, क्योंकि पूरी हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है। और एक्स हमारा 80 मीटर अगर आ गया तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, तो आप अगर ये भी लिख के आ रहे हो तो गलत नहीं माना जाएगा, बट इसमें मेंशन जरूर कर देना फ्रॉम अबव द हाइट। मतलब यहां से हम नाप रहे हैं, ऊपर से नाप रहे हैं। हाइट तो नीचे से नापते हैं ना, ऐसा तो नहीं किसी बिल्डिंग को आप ऊपर से बनाना शुरू करते हो, नहीं ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली अप, उसको ऊपर आपने फेंका, फिर वो नीचे भी आई, और इन दोनों मोशन करने के दौरान जो टोटल टाइम लगा वो था 6 सेकेंड्स। तो आपको बताना है, अच्छा ये मोशन करने के लिए फिर उसे 3 सेकेंड लगा होगा, और ये वाला मोशन करने के लिए 3 सेकेंड। क्योंकि अगर टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, और फिर इसमें भी 3 सेकेंड। ठीक है, सो आपको ये चीजें पता करनी है। सो देखते हैं। सो ये मैंने ग्राफ बनाया इसका, राइट। सबसे पहले आपको वेलोसिटी बतानी है विद विच वॉल इज थ्रोन अप, मतलब ये वाली वेलोसिटी आपको यू बतानी है। और मैंने ये केस अच्छा यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है, आप देख सकते हो इसको। u1 आपको बतानी है, राइट। और ये वाली वेलोसिटी तो आप 0 ले ही लोगे, g आपको नेगेटिव लेना है इस केस में, और टाइम आपको 3 सेकेंड ले लेना है। सो आप ये इक्वेशन लगाओगे तो आपको आ जाएगी, आपकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, आपको वो मिल जाएगी। मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड, मतलब ये वाली हाइट आपसे पूछ रहे हैं कि, अच्छा यहाँ ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है। अब इसमें हाइट पूछा गया, मैक्सिमम हाइट इट रीच, तो आप ये सिनेरियो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों ही तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हाइट तो दोनों से ही मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि मैक्सिमम हाइट वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं। सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइट रिड्यूस होगी ना। अब देखो इसको ध्यान से समझो, मान लो आप हो, आपने क्या किया, आपको मान लो कोई बच्चा है छोटा सा, वो पसंद नहीं, ठीक है, ऐसा करना मत वैसे रियल में, ये आपकी सरफेस है, और आपने क्या कहा, उसको बहला फुसला के आप ले गए टेरेस पे। हाँ, और टेरेस पे आपने क्या कर दिया, उसको धक्का मार दिया। ठीक है, करना नहीं है ऐसे रियल लाइफ में, गलत बात है। सो धीरे धीरे क्या करेगा वो, हाइट कमी तो, उसकी हाइट है वो कमी तो होती जाएगी ना, राइट। अब मान लो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है, ठीक है। सो मान लो अगर वो बच्चा इस पॉइंट पे आ गया तो उसकी हाइट बिल्डिंग की कितनी रह जाएगी, मान लो 80 मीटर रहेगी। ठीक है, और मान लो अभी इस पॉइंट पे आ गया तो कितनी रहेगी, मान लो 10 मीटर, तो कहीं ना कहीं कम हो रही है ना, कम होती जा रही है हाइट। सो मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, मतलब ये वाला मोशन की बात कर रहे हैं, जब बॉडी को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था ये वाला, तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी ना बॉडी, राइट। तो आपको ये वाली इक्वेशन में जो भी चीजें गिवन है वो लगानी है, और आपको हाइट है वो मिल जाएगी, दैट इज 45 मीटर्स। सी आपको पूछा गया पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, चौथे सेकेंड में इसकी पोजीशन क्या रहेगी, सिंपली वो हाइट के बारे में पूछ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 3 सेकेंड के टाइम में क्या हुआ, ये यहां पर पहुंच गई बॉडी, ठीक है, इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। अब चौथे सेकंड की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी होगी। ठीक है, तो टाइम आपको कितना, 3 सेकंड में तो इसने पूरा हाइट कवर कर लिया, ठीक है, वो तो आपको नहीं लेना है, राइट। अब क्या करेंगे हम, टाइम आपको 4 सेकंड टोटल दे रखा है, 3 सेकंड में इसने इमोशन कर दिया, तो 4 सेकंड में से आप क्या करोगे, 3 सेकंड माइनस कर दोगे, दैट इज 1 सेकंड। 1 सेकंड का आपको मोशन निकालना है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो टी को 1 लेकर के आप हाइट निकाल लोगे। अच्छा, अब आपको ये वाला सिनेरियो लेना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला सिनेरियो लेना आपको, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। हाइट आपकी 5 आ जाएगी, तो 5 तो आपकी इधर से आई ना, ऊपर से नीचे तक आई ना, मतलब 5 अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहां से यहां तक आई है ये, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड से पूछे तो कितनी आएगी, तो दैट इज, अगर टोटल हाइट की बात करें तो 45, और 5 ऊपर की हाइट है, तो ये बची कितनी, 40। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस मच आपका ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर के हमने थ्योरी भी करा दी है एनसीईआरटी बुक की, आपकी थ्योरी कंप्लीटेड है, आपकी इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीटेड है, एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीटेड हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सारे करा दिए गए हैं।
राइट। सो आप कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है। सिलेबस टाइम पे अभी भी टाइम है, अगर आपने अभी भी शुरू किया है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसा नहीं आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ रहे हो, राइट। अब क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, आपने थ्योरी तो कंप्लीट कर ही ली होगी, एंड धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं टॉपिक्स, वो सारे मैं करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए जो आउट फ्रॉम द सिलेबस है, या कोई और क्वेश्चंस चाहिए आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो जस्ट कमेंट आप कर दो, सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।